हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटकर और आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 123 हासिल की है। इनका नाम संगीता है। संगीता, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। Thank you, sir. संगीता, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Sir, I am Sangeeta Subadarshini from Odisha and I have completed my MSc from Ramadevi University. ओके संगीता, तो मुझे मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके लिए जो हर एक एस्पिरेंट आपसे जानना चाहता है, जो सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रहा है और करना चाहता है, वो सारे एस्पिरेंट आपसे। ठीक है, तो मैं उनके बिहाफ में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी। सर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की जस्ट एमएससी खत्म होने के बाद 2023 में स्टार्ट की थी, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में दिसंबर में दी थी, ओके 2023 दिसंबर को। ओके, तो फिर तब क्या हुआ और आज मतलब आपका जेआरएफ हुआ, तब तक की जर्नी क्या रही बीच इन बिटवीन वाली। सर फर्स्ट अटेम्प्ट जो था मेरा, वो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते ही निकल गया। ओके, फिर हाँ। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने लिस्ट क्लियर कर लिया था। ओके अभी ये थर्ड अटेम्प्ट में जिसमें मेरा जेआरएफ निकल गया। ओके, वेल डन संगीता। माय थैंक यू नेक्स्ट सर। क्वेश्चन विल बी दैट के आपका ठीक है, पहले एलएस हुआ, अब जेआरएफ भी हो गया है। ठीक है, तो आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी और आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ती थी या बीच में ऐसा हुआ कि छोड़ दिया, फिर पढ़ना स्टार्ट हो गई, फिर छोड़ दिया, ऐसा कुछ हुआ। सर ऐसे बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ना ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में था, लेकिन जब देखी कि हाँ थोड़ा थोड़े मार्क्स से कट रही हूँ, तो मैं अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। हमेशा क्लास करती थी, यूट्यूब से क्लास करती थी। आपका इमोशन बैच में ज्वाइन की थी, उस टाइम को क्लास हमेशा करती थी, नोट अपडेट रहता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। ओके तो उसी के हिसाब से मेरा जेआरएफ हो गया इस बार। ओके, वेल डन संगीता। क्योंकि क्या होता है, मैं इस क्वेश्चन को मैंने ये पूछ इसलिए पूछा क्योंकि इन बिटवीन आपकी जर्नी इसलिए पूछी, कई सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो बीच बीच में छोड़ देते हैं पढ़ाई को। ठीक है, तो बस उन तक सर ये मैसेज जाना चाहिए क्लियरली कि छोड़ने से सिलेक्शन नहीं होता। देखो संगीता ने भी अब कंसिस्टेंसी के साथ जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया, अभी जेआरएफ है विद ऑल इंडिया रैंक 123। ठीक है, तो ऐसा ही होता है जब आप कंटिन्यूटी मेंटेन करते के रखते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हर 6 मंथ में एग्जाम होती है। हर 6 मंथ में इसीलिए होती है ताकि बच्चे से क्वालिफाई कर सके, और हर 6 मंथ में क्वालिफाई करते भी है। संगीता, मतलब आपने भी 6 मंथ में क्वालिफाई कर लिया जब आप कंसिस्टेंसी के साथ बनी रही, राइट। यस सर। ओके। संगीता, माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी दैट के आपने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई थी या ऐसा क्या फॉलो किया था जिसके कारण आपकी ऑल इंडिया रैंक 123 आई। सर हमें हमारा टोटल 13 यूनिट होता है, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप 13 यूनिट को ही टारगेट करो। बस उसी में आपको अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड चूज करना होता है जिससे आप हमें सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। और वैसे भी क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, ऑप्शंस भी बहुत सारे होते हैं। आउट ऑफ ये 75 पॉसिबल नहीं है कि 25 कोई कोई एक सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। हमें बस चुन चुन कर क्वेश्चन करना है जिससे हमारा जेआरएफ निकल सकता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा देखी, जो 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 फील्ड में डाउट था उसे सॉल्व करने के लिए ट्राई की। जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता था उसको कुछ टाइम के लिए साइड कर दी, जिससे मैं अपना दूसरा फील्ड थोड़ा स्ट्रांग कर सकूं। ऐसे करते करते मुझे थोड़ा सा बिल्डअप हो गया मेरा, फिर मैं अ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, एग्जाम क्लियर भी हो गया सर। ओके ओके संगीता, नाइस। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं वहाँ एक ही जगह पे जो टॉपिक नहीं आता वहीं पे स्टक हो जाते हैं, बहुत टाइम तक सर स्टक रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते। और आपने ऐसा नहीं किया, वहाँ पे स्टक होने के बजाय आप आगे बढ़ती रही, आप पढ़ती रही। ओके, तो ये एक अच्छा आपने एक पॉइंट हमारे सारे एस्पिरेंट को बताया, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट वही है कि यही सोचते हैं कि यार ये नहीं आ रहा तो मुझे कैसे आगे बढ़ूँ, राइट। और आपने उसी को ही छोड़ दिया, बाकी आप चीज़ें करती रही कंटिन्यूटी के साथ। जब भी कोई डाउट आउट आया था तो आपने क्लियर भी किया, सही बात है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी संगीता इज दैट के ठीक है, आपने कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करी, बट मुझे एक बात बताइए कि जो पार्ट ए बी और सी है, ठीक है, उसको यस पेपर सर। में आपने कैसे सॉल्व किया। सर पार्ट सी के लिए मुझे अब प्रॉब्लम इतना नहीं हुआ, क्योंकि जो अभी रिसेंट जो महाकुंभ बैच चल रहा था उससे हाँ, मेरा बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो गया। और ओके, पार्ट बी के लिए थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज चाहिए, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मेमोरी बेस्ड है। कॉन्सेप्चुअल होता है, ऑन द पॉइंट क्वेश्चन होता है वो सब। दी पॉइंट। तो उसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब चाहिए। और पार्ट ए को सभी सोचते हैं कि हम तो लाइफ साइंस के हैं, तो ये अभी हमसे नहीं होगा, क्वेश्चन शायद डिफिकल्ट आएगा। लेकिन वही है कि पार्ट है जिसमें हम मार्क उठा सकते हैं, वो एक मार्क फीचिंग यूनिट होता है। तो उसको कभी स्किप नहीं करना चाहिए सर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर। हाँ, बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि आपने ये और बेसिकली जैसे आपसे मुझे बात करते हुए लगा कि आपने स्मार्टली स्टडी किया है सब कुछ। ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट किया जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उनको प्रायोरिटी पे रखा। जहाँ पर आप स्ट्रक हो रही थी तो उसे आपने छोड़ा, क्योंकि लास्ट टाइमिंग में ये होता है कि स्ट्रक जहाँ पर होते तो बच्चे वहीं पे रुक जाते, तो वो ना किया आपने। और जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि
पार्ट ए एक स्कोरिंग यूनिट है, और मैं तो कहूँगा कि पार्ट ए यदि किसी का एलएस हो रहा होगा तो पार्ट ए की वजह से वो जेआरएफ में कन्वर्ट हो सकता है। किसी यस का सर। एलएस भी नहीं हो रहा होगा तो पार्ट ए यदि उसने सॉल्व किया है तो वो एलएस कर सकता है, ठीक है ना? यस बिल्कुल, और सर। जिसका क्वालिफाई नहीं हो रहा होगा वो पार्ट ए इतना रोल प्ले करता है कि वो आपको क्वालिफाई करवा देगा, ठीक है? तो डेफिनेटली, सर, और पार्ट ए का आपने सही बताया, बिल्कुल सही रहा आपका। तो पार्ट सी आपने किया, पार्ट बी के लिए थोड़ा सा डेप्थ पढ़ना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट बी के अंदर। यस सर। अ, वाकई बहुत ही अच्छा शानदार आपकी स्ट्रेटजी रही कि पार्ट ए बी सी के साथ कैसे डील करना है, वो आपने बहुत बखूबी तरीके से डील किया है। ओके, संगीता, ठीक है, कैसा फील कर रही हैं आप फिलहाल आरएफ क्वालिफाई होने के बाद, ऑल इंडिया रैंक सर 123 अभी के मैं बाद? बहुत खुशी लग रहा है, घर पे भी सब खुश हैं कि फाइनली क्लियर हो गया है। अभी मेरा एडमिशन भी हो चुका है पीएचडी का। कहाँ तो पर? अभी सर उत्कल यूनिवर्सिटी में मैं पीएचडी का एडमिशन ली हूँ। उड़ीसा में उत्कल यूनिवर्सिटी। ओके, बहुत ही शानदार, अच्छी सर, बात रही। और आपने एडमिशन भी ले लिया टाइमली टाइमली, क्योंकि इस प्रोसेस में क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन लेने के प्रोसेस में 6 मंथ का गैप आ जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है? तो सर, आपने उसको भी पहले से ही सोच के रखा होगा, राइट, कि मुझे कहाँ से पीएचडी सर, करनी है और ये सब। ओके, तो ये अच्छा रहा, ये सुन के भी अच्छा लगा कि आपने पहले से डिसाइड करके रखा था और जिसमें चाहती थी, जिस यूनिवर्सिटी में, आपने उसमें एडमिशन भी लिया। ठीक है संगीता, मुझे एक बात बताइए कि ऐसा कोई फेज़ आया जिसमें आपने ऐसा फील किया हो यार कि अब तो नहीं हो पाएगा, ऐसा डीमोटिवेटिंग फेज़ आता है, अप एंड डाउन आते हैं हर एक की लाइफ में, सर। आपकी लाइफ में वैसा क्या था और उसके साथ आपने कैसे डील किया? सर जब सेकंड अटेम्प्ट देके आई थी, तभी मैं एक्चुअली जब एग्ज़ाम देती हूँ, मुझे हमेशा एक ही प्रॉब्लम रहता है, मैं आंसर निकालती हूँ, लेकिन मैं गलती से गलत आंसर मार के आ जाती हूँ। तो जिसकी वज़ह से मेरा हमेशा 10 मार्क्स हमेशा 10 5 मार्क्स हमेशा कट जाता है। तो लास्ट टाइम भी जब ये हुआ था, तो थोड़ा-सा शॉक लगा कि अभी एलएस हो गया, अगर थोड़ा-सा ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व की होती, तो फिर हाँ, उसी टाइम को जेआरएफ निकल जाता। तो उसके लिए थोड़ा-सा मूड ऑफ रहा, थोड़ा-सा टेंशन में रही, लेकिन मैं सोची कि हाँ, चलो कोई बात नहीं, एक और अटेम्प्ट गिरा है अभी मेरे पास। ऐसा तो नहीं है कि हाँ, खत्म हो चुका, अभी और नहीं कर सकती। तो फिर से ट्राई की, तो इस बार थोड़ा-सा मैं जब टेस्ट सीरीज़ देती थी, तो उसको ध्यान में रखती थी कि क मैं कम से कम गलत करूँ, जिससे नेगेटिव मार्किंग मेरा कम हो जाए। फिर ठीक है। प्रैक्टिस के साथ वो भी इस बार ठीक हो गया। ओके, वो भी अच्छा रहा, इस बार आपने प्रैक्टिस भी की तो मुझे एक बात बताइए, आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करती थी? नो सर, मैं डेली बेसिस पे नहीं करती थी। पहले मैंने कुछ अपना यूनिट कंप्लीट किया, उसके बाद मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट की। तो क्वेश्चन हमेशा 1-2 दिन में 1 बार क्वेश्चन सॉल्व करती थी। टेस्ट सीरीज़ में जब हमेशा 1 वीक में 1 बार देती थी, लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम पास आने लगा, तो मैं ट्राई की कम से कम अगर होता है तो अल्टरनेट डे में मैं टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट करूँ। तो ओके, उसी हिसाब से मैं की थी। तो सारे एस्पिरेंट इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे उन्होंने टेस्ट भी दिए हैं, मतलब वीकली टेस्ट जो होते हैं वो उन्होंने दिए हैं, संगीता ने दिए हैं। इसके अलावा जब टेस्ट सीरीज आई तो अल्टरनेट डेज में उन्होंने टेस्ट देने की कोशिश की और टेस्ट दिए भी हैं। इसके अलावा जब स्टार्टिंग में आप जब पढ़ते हो तो कई कुछ एस्पिरेंट का अपना ये मानना होता है कि मैं 2 दिन में एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ताकि क्या होता है कि कई सारे एस्पिरेंट जब एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें से छोटा सा एक पार्ट पढ़ते हैं एक दिन में, तो उस पार्ट से यदि क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं तो कई सारे एस्पिरेंट 2 दिन का लेक्चर रखकर 2 दिन का रिवाइज करने के बाद थर्ड डे या फिर सेकंड डे ही क्वेश्चन 2-2 दिन में करते हैं, तो वाकई में अच्छी स्ट्रेटेजी भी है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, या डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो या हर 2 दिन में क्वेश्चन सॉल्व करो उन दोनों दिन के, बट ये भी ज़रूरी है। तो संगीता, ये भी अच्छी बात रही आपकी। मुझे नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछना है आपसे कि ठीक है, अभी आप फिर आपने पीएचडी में आपका कौन सा टॉपिक है अभी फिलहाल आपके लिए, क्या इंटरेस्ट बना हुआ तो है? मैं लाइफ साइंस में पीएचडी कर रही हूँ और अभी जस्ट मेरा कोर्स वर्क स्टार्ट हुआ है, तो टॉपिक मुझे वैसे अभी मिला नहीं है। हाँ, वैसे भी फर्स्ट ईयर में टॉपिक मिलता नहीं है। ठीक है, फिर भी यस। आपका रिसर्च इंटरेस्ट एरिया क्या रहा है, क्या है? सो मैं इम्यूनोलॉजी के ऊपर करना चाहती हूँ ओके, और बाकी गाइड के ऊपर डिपेंड करते हाँ हैं, डेफिनेटली। वो इसमें गाइड करेंगे। ओके, ओके, दैट हेल्प यू आउट हो ना, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर, और आपका पहले से ही क्लियर था कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें जो हमारे एस्पिरेंट को आप बताना चाहेंगी, जो आपके लिए, ठीक है, एक मोटिवेटिंग बात रही, या फिर ऐसी चीज़ें जो आपको, ठीक है, आप स्ट्रगल कर रही थी उन चीज़ों से और देन आपने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया और आप किसी को बोलना चाहेंगे यार मैंने ये किया था तो इस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, ऐसा कुछ पॉइंट या ऐसी कुछ बातें आप हमारे एस्पिरेंट को बताना चाहेंगे? सर एक्चुअली जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सोचते-सोचते टाइम वेस्ट कर देते हैं हमारा। अगर हमें क्लियर है कि हाँ, चलो हमें नेट करना है, इस बार जेआरएफ निकालना है, तो मैं बोलना चाहूँगी जो भी
प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो अभी से स्टार्ट कर लें। जैसे कि उनके पास सफिशिएंट टाइम होगा क्योंकि एग्ज़ाम भी अभी बहुत कम दिनों में आने वाला है। तो हम ऐसा नहीं कि हम वेट करेंगे चलो अभी तो हुआ है अभी और थोड़ा दिन जाने दो उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अगर करना है तो अभी से करो और अपना एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे आज ये वाला यूनिट पकड़ी हूँ तो मुझे इस यूनिट का ये वाला पार्ट जैसे भी हो हमें खत्म करना है। और खत्म करने के बाद उसी का ही क्वेश्चन हमें इमीडिएटली सॉल्व करना होता है क्योंकि अभी हम पढ़ते हैं तो कल को ऐसा होता है हम भूल जाते हैं। लेकिन उसको मेमोराइज़ करने के लिए हमें क्वेश्चन फिर से हमें करना पड़ता है। तो क्वेश्चन और रिवाइज़ ये हमेशा अल्टरनेट चलना ही चाहिए। ओके, ओके, ओके। नाइस टू हियर दैट कि आपने जैसे बताया कि जिस दिन आपने ये इंटरव्यू देख रहे हैं डियर एस्पिरेंट, यदि आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो प्लीज़ आज ही से स्टार्ट कीजिए जर्नी आपकी, क्योंकि इट टेक्स टाइम, राइट संगीता? जी। ठीक है, चीज़ों को समझना है, सिलेबस को समझना है, क्या आपका वीक एरिया है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसे समझना है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं स्मार्टली स्टडी करने के लिए और क्वालिफाई करने के लिए। तो आप आज ही से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और संगीता, थैंक यू फॉर कमिंग दिस, ठीक है? तो इस इंटरव्यू के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि ये पूरी जर्नी आपने हमारे साथ शेयर करी, हमारे सारे एस्पिरेंट के साथ शेयर करी। ये एक वाकई में मोटिवेटिंग जर्नी रही आपकी। थैंक यू फॉर कमिंग। और थैंक्स जी टू सर। ऑल द एस्पिरेंट जिन्होंने ये सुना, क्योंकि आप भी क्वालिफाई करेंगे और आप भी ऐसे ही इंटरव्यू देंगे डेफिनेटली। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।